नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम मैग्नेटिज्म को डिस्कस कर रहे थे। उसमें लास्ट टाइम हमने छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव गुण पढ़ लिया था। उसमें आपको होमवर्क दिया गया था। होमवर्क के रूप में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि एक छड़ चुंबक है जिसका चुंबकीय द्विध्रुव गुण m है। अब यदि इस छड़ चुंबक को ठीक बीच में से 90 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाए तो नया चुंबकीय द्विध्रुव गुण ज्ञात करो। यानी कि ये था कि हमारे पास ये कोई छड़ चुंबक है, ये लो छड़ चुंबक, ये s पोल और ये n पोल। इसका ध्रुव प्रबलता स्मॉल m, इसकी भी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m। इसकी प्रभावकारी लंबाई मान लेते हैं हम 2l। इसका चुंबकीय द्विध्रुव गुण आपको दिया गया था m, यानी कि इसका चुंबकीय द्विध्रुव गुण ये हो गया कैपिटल M। यानी कि इसका तो अगर m निकालें तो पहले के केस में क्या हो गया, ये यहाँ से अगर m निकालेंगे तो m बराबर चुंबकीय द्विध्रुव गुण का फॉर्मूला होता है ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई। तो इसकी ध्रुव प्रबलता क्या है, स्मॉल m है, हाँ ध्रुव प्रबलता स्मॉल m। ये लो ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई 2l, प्रभावकारी लंबाई हो गई 2l। ये लो इक्वेशन नंबर 1। अब कहा गया था, अब क्या हो रहा है, अब ये कह रहा था कि इस छड़ चुंबक को बीच में से 90 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया गया। ये लो बीच में से 90 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया। ये लो, तो एक s पोल तो यहाँ हो गया और n पोल यहाँ हो गया। ध्रुव प्रबलता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ध्रुव प्रबलता वही स्मॉल m और ये स्मॉल m। अब देखो ठीक बीच में से मोड़ा गया ये 90 डिग्री, तो टोटल लेंथ 12 थी। 12 में से l ये हो गई, l ये हो गई, तो ये तो हो गई l और ये भी हो गई l। तो अब इसका चुंबकीय द्विध्रुव गुण बोला जा रहा है m बड़ा m डैश। ये लो m डैश, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ये लो ज्ञात करना है। तो अब निकालते हैं, ये लो अब m डैश का मान निकालें। तो m डैश यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव गुण, तो ये फॉर्मूला वही रहेगा ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई। तो यहाँ पे ध्रुव प्रबलता देखो, ध्रुव प्रबलता वही स्मॉल m इंटू प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई बताओ यहाँ पे क्या होगी, हाँ प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, दोनों दूरों के बीच की सीधी दूरी बोले तो यहाँ से लेके यहाँ वाली ये वाली दूरी चाहिए हमें। तो इसको मान लो हम कि ये अक्ष है, अक्ष, या फिर इसको r मान लेते हैं। ये लो r, यहाँ पे r क्या हो जाएगी, प्रभावकारी लंबाई। तो यहाँ से r निकालें, यहाँ से r का मान निकालेंगे तो r का मान क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो r का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास r स्क्वायर बराबर 2l स्क्वायर। तो r निकालें तो 2l स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो गई हमारे पास r बराबर √2 इंटू l। इसको देते हैं ये एक, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3 इंटू ये यहाँ। तो अब जैसे इसको अब निकाल, इस केस में निकाल रहे थे तो बड़ा m डैश निकाल रहे थे, इनके चुंबकीय द्विध्रुव को निकाल रहे थे ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई यहाँ पे एक बार ये लो रख दिया मैंने r, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दें। तो इक्वेशन 3 जा रहा है इक्वेशन 2 में। तो ये हो गया हमारे पास m डैश बराबर स्मॉल m इंटू √2l। इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 और समीकरण 1 की कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जैसे इसको लिख दिया हमने इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। तो ये हो गया m डैश अपॉन m बराबर m डैश का मान ये हो गया स्मॉल m इंटू √2 इंटू l, और ये हो गया m इंटू 2l। m से m खलास हो गया, l से l खलास हो गया। तो ये हो गया हमारे पास m डैश अपॉन m बराबर ये √2 अपॉन √2/2। ठीक, हाँ यहाँ से m डैश निकालना है हमें। तो ये हो गया हमारे पास वज्र गुणा कर देते हैं m डैश इंटू 2 बराबर √2 और ये हो गया m। तो ये लो m डैश बराबर √2 m अपॉन 2। अब इसको जैसे √2 से ऊपर गुणा कर देते हैं और √2 से नीचे गुणा कर देते हैं।
तो ये √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, यानी कि ये इससे ये कट गया। अब क्या बच गया हमारे पास m डैश बराबर m/√2। ये लो, इनकी छठ चुंबक को ठीक बीच में से 90 डिग्री के कोण पे मोड़ा तो नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या आ गया, जो पहले था उसमें √2 का भाग दे दो। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी प्रकार से मोड़े तो आपको मेन फॉर्मूला वही ध्यान रखना है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई। तो आप चेक कर लेना कि छठ चुंबक को मोड़ा गया या फिर काटा गया, उससे ध्रुव प्रबलता बदली है नहीं बदली, प्रभावकारी लंबाई बदली है या नहीं बदली, उसमें मान रख के ये निकल जाएगा। उसमें था कि आपके पास कोई छठ चुंबक है, उस छठ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, छठ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है। अब बोला गया था कि उस छठ चुंबक को एक पूरे वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m डैश आपको ज्ञात करना था। तो देखो पहले तो वही मानेंगे हम कि पहले तो क्या है, ये कोई छठ चुंबक है, ये s पोल हो गया, ये n पोल हो गया, ध्रुव प्रबलता हो गई और ये प्रभावकारी लंबाई हो गई, और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है m है। तो यहाँ से अगर m निकालेंगे तो पहले तो देखो क्या है, पहले की स्थिति में तो ये लो m बराबर ध्रुव प्रबलता इंटू प्रभावकारी लंबाई, तो ध्रुव प्रबलता तो क्या है स्मॉल m इंटू प्रभावकारी लंबाई क्या है 2l, ये तो पहले की स्थिति में हो गया। अब क्या हो रहा है, ये लो अब इस छठ चुंबक को एक पूरे वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, ये लो पूरा वृत्त बना दिया इसका, इनकी 2l लंबाई का वृत्त बना दिया, एक जो 2l लंबाई थी उसी को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। अब ये बन गया आपके पास, ये लो, ये यहाँ आ गया इसका, ये s पोल यहाँ आ गया और n पोल यहाँ आ गया। इसका क्या है m डैश है, क्या है m डैश है, जिसका मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो अब ये लो m डैश बराबर क्या होगा ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता तो वही s पोल की क्या थी स्मॉल m, n पोल की भी क्या थी स्मॉल m, तो ध्रुव प्रबलता तो हो गई स्मॉल m इंटू प्रभावकारी लंबाई, n पोल भी यहीं आ गया, तो प्रभावकारी लंबाई होती है दोनों ध्रुवों के बीच की सीधी दूरी, तो सीधी दूरी क्या हो गई 0, क्या हो गई 0, तो ये लो 0, तो नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m डैश का मान क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि एक छठ चुंबक को पूर्ण वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो नया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कल अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा था तो उसका आया था m डैश बराबर 2m/π, m डैश बराबर 2m/π आया था अर्धवृत्त की स्थिति में, अर्धवृत्त की स्थिति में यह आया था और पूर्ण वृत्त की स्थिति में यह आ गया। ज़्यादा लपड़ा ही नहीं है, आपको प्रभावकारी लंबाई देखनी है, प्रभावकारी यहाँ दोनों दूर पास मिल गए तो प्रभावकारी लंबाई क्या हो गई 0 हो गई, तो चुंबकीय आघूर्ण पे क्या हो गया 0 हो गया। यह था होमवर्क 2। आगे बढ़े, एक और होमवर्क था आपके पास है, आपको ये कहा गया था कि कल हमने एक केस पढ़ा, उसमें ये था, ये लो, ये हमारे पास कोई छठ चुंबक, ये लो, ये हो गया इसका s पोल और ये हो गया इसका n पोल, दूसरी यहाँ थी, दूसरी ये थी, ये s पोल था और इधर क्या था n पोल था। इनके बीच में जैसे इसका था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या था m1 था और इसका क्या था m2 था। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश राशि तो इसको यूँ आगे बढ़ाएंगे और आपको ये कौन देखो, एक मिनट, ये इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये लो, इनकी m1 वेक्टर इसकी डायरेक्शन यूँ हो गई, ऐसे ही m2 की निकालेंगे, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है s पोल से n पोल की ओर, तो ये s पोल और ये n पोल, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई। ऐसे ही इधर s पोल यहाँ है और n पोल यहाँ है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, ये लो, ये हो गई m2 वेक्टर की डायरेक्शन, और आपको ये वाला एंगल दिया गया था कि दोनों के बीच में कोण कितना है थीटा है। तो यहाँ से जब हमने निकाला था तो m का मान आया था हमारे पास m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कोस थीटा का अंडर रूट, ये इसका आ गया था, इस केस का आ गया था ये।
यहाँ पे थीटा के जो आपको दिख रहा है, यानी कि ये यूँ लिखें, ये रखना, इसमें m1 वेक्टर व m2 वेक्टर के मध्य का कोण, और m1 वेक्टर और m2 वेक्टर के मध्य का कोण आप देख सकते हो। m1 वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, m की डायरेक्शन होती है s पोल से n पोल की ओर, तो ये s पोल से n पोल की ओर, तो m1 की डायरेक्शन ये होगी। इधर s पोल से n पोल की ओर, तो m2 की डायरेक्शन ये होगी। ये वाला दोनों के बीच में कोण बन गया। हमने 11th में पढ़ा था कि दो सदिश हैं, उन दोनों सदिशों के बीच का कोण तब भी वैलिड होता है जब या तो दोनों सदिशों के सिर मिले हुए हों या फिर दोनों की पूंछ मिली हुई हो। यानी कि जैसे ये हो गया हमारे पास है, ये हो गया a वेक्टर और ये हो गया b वेक्टर, इनके बीच में ये कोण दे दिया थीटा। तो बताओ ये थीटा वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि a वेक्टर का सर आगे निकल गया, मतलब पूंछ पीछे रह गई। ऐसे ही b वेक्टर का सर आगे निकल गया तो पूंछ पीछे रह गई। तो ये वाला जो एंगल है ना, दोनों सदिशों की पूंछों के मध्य का कोण है, तो बिल्कुल ये वैलिड है। ऐसे ही या फिर दोनों सदिशों के जैसे ये सर मिले हुए हो, एक ये आ गया और दूसरा जैसे ये आ गया, इनके बीच का कोण भी वैलिड है। या तो दोनों के पूंछ मिली हुई हो या फिर दोनों के सर मिले हुए हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे m वेक्टर का सर आगे निकल गया, मतलब पूंछ पीछे रह गई यहाँ पे। ऐसे ही m2 वेक्टर का सर आगे निकल गया तो पूंछ पीछे रह गई, तो इन दोनों के बीच का कोण चलेगा, यानी कि ये वैलिड है। अब हमने ये किया था कि अगर इसको यूँ कर दिया जाए कि यहाँ पे आपको देखो ये छड़ चुंबक, ये दूसरी छड़ चुंबक, आपको ये वाला कोण ही दिया गया है, ठीक है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि या फिर जैसे नया बना देता हूँ मैं एक बार। अब यूँ हो जाए, ये तो यहीं रह देता हूँ, ये लो। अब आपको यूँ कहा गया है कि एक तो छड़ चुंबक ये हो गई, ये s पोल दिया गया और ये n पोल दिया गया, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m1 है। दूसरी यूँ दे दी गई, यहाँ पे n पोल दे दिया गया और यहाँ पे s पोल दे दिया गया, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m2 हो गया। इनके बीच का कोण जैसे आपको दे दिया गया कि ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है। और अब इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जैसे मान लो m डैश है, ये आपको ज्ञात करना है, m डैश आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो m1 और m2 की डायरेक्शन देखो, ये s पोल और ये n पोल, m1 की डायरेक्शन हो जाएगी s से n की ओर, तो ये लो m1 की डायरेक्शन हो गई, ये m1 वेक्टर हो गया, ठीक। ऐसे ही इसकी बात करें, ये s पोल है, ये n पोल है, तो यहाँ m2 की डायरेक्शन हो जाएगी, m की डायरेक्शन s से n की ओर, तो ये यूँ हो जाएगी, ये लो ये यूँ हो गई, यानी कि इसकी पूंछ पीछे रह गई। अब देखो ये वाला कोण चलेगा क्या? ये वाला कोण नहीं चलेगा, क्योंकि इस m1 वेक्टर का तो यहाँ पे क्या है? पूंछ है, और m2 वेक्टर का क्या है? यहाँ पे सर है, ठीक है। तो ये वाला कोण नहीं चलेगा, ये वाला कोण नहीं चलेगा, तो इसका क्या किया जाए? कार्टून पर्सन की तरह रोक दे एक बार। हाँ देखो, इसका तो ये हो गया, ये s पोल यहाँ था और n पोल यहाँ था, तो m1 वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। इसमें हमने चेंज कर दिया था, ये s पोल ले लिया और ये n पोल ले लिया, तो अब इस m2 की डायरेक्शन क्या होगी? वही s से n की ओर, तो s से n की ओर, तो यूँ, यानी कि ये लो यहाँ पूंछ रहेगी, यहाँ इसका सर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो m1 वेक्टर यूँ है, इसको थोड़ा सा पीछे कर लें, यानी कि पूंछ यहाँ मान ले, तो इसका सर यहाँ कर देते हैं इसका। अब इस सदिश का सर यहाँ आ गया और इस वाले सदिश का भी सर यहाँ आ गया, तो अब ये दोनों के सर मिल गए, तो ये यहाँ वाला एंगल वैलिड होगा। तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा? देखो ये सरल रेखा है, ये वाला तो क्या हो गया? थीटा। तो ये शेष जो बच गया वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन दे दे तो फिर ये जो फॉर्मूला आएगा, यानी कि अब यहाँ से जो m डैश का मान निकालेंगे, m डैश का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर प्लस 2m1 m2 कोस 180 माइनस थीटा रखा जाएगा का अंडर रूट, इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लें एक बार, ये s पोल है, ये n पोल है, m1 वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, दूसरी चुंबक का s पोल है, n पोल है, m2 की डायरेक्शन ये हो गई, तो इन सर आगे निकल गया, इसका भी सर आगे निकल गया, मतलब यहाँ पे पूंछ रहेगी, तो इन दोनों के बीच का कोण जो भी दे रखा आपको वो वहाँ रख दिया जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि इसमें वाकई ये s हो गया और ये n हो गया, तो m1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी,
फिर इसको चेंज कर दिया, ये एस और ये एन कर दिया, तो ये M2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो उसमें करना क्या आपको कि जैसे मान लो आपको इस वाली कंडीशन में ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है, एंगल ये वाला ही दिया जाएगा कि दो चुंबकों के बीच का कोण थीटा है, ये वाला एंगल दे रखा है। तो इसको हल करते समय वहाँ थीटा की जगह ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी कि जो थीटा दे रखा है उसको 180 में से घटा देंगे, यानी कि 180 माइनस थीटा रख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। ये हमारा छड़ चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कंप्लीट हो गया। किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली या लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो बड़ा है, यानी कि हमारे पास कोई धारावाही वर्ताकार कुंडली या लूप है, उसका हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। अब देखो बेटा जी, बात करें यहाँ पे दो शब्द आए, एक तो कुंडली और एक आया लूप। तो इसमें ध्यान देना आपको कि जैसे ये मैंने ये वृत्त बना दिया, अगर इसमें केवल एक ही फेरा है, केवल एक ही फेरा है, तो उसको आप मान लोगे लूप। इसमें केवल एक फेरा है तो इसको क्या मान लिया जाएगा, लूप। और अगर इसमें एक से अधिक फेरे हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, कुंडली हो जाएगी। इसमें केवल एक फेरा है तो ये तो क्या हो जाएगा, लूप। और एक से अधिक अगर फेरे आ जाएंगे, इसमें जैसे एक दो और बना दूं मैं, तो फिर उसको क्या बोल दिया जाएगा, कुंडली बोल दिया जाएगा। तो हमें इसका क्या निकालना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। कि जैसे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये लो आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये जो लूप है इस लूप की रेडियस क्या है, आर है। रेडियस क्या है, आर है, यानी कि लूप की त्रिज्या क्या है, आर है। तो इस लूप या फिर कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, M बराबर NIA। ये सीधा याद रख लेना, NIA। M तो क्या हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। N क्या हो गया, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, M तो क्या हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। N हो गया यहाँ पे फेरों की संख्या, क्या हो गया, फेरों की संख्या, यानी कि इसमें कितने फेरे हैं। I हो गई धारा, I क्या हो गई, विद्युत धारा। और A क्या हो गया, A हो गया लूप क्षेत्रफल, यानी कि जो लूप बना है ना, इस लूप का क्षेत्रफल, लूप का क्षेत्रफल। तो अगर धारावाही वर्ताकार कुंडली या लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो आपको यह सदाबहार फॉर्मूला रखना है, याद रखना है, M बराबर NIA। NIA, N तो हो गया फेरों की संख्या, I हो गई विद्युत धारा, और A हो गया लूप का क्षेत्रफल। अब अगर यहाँ से बात की जाए, अगर आपको केवल बोला जा रहा है कि धारावाही लूप है, क्या है, लूप है, तो फॉर लूप के लिए N फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लूप के लिए फेरों की संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि पहले बात हुई थी कि लूप अगर एक ही फेरा तो उसको लूप मान लेना, एक से अधिक फेरे तो उसको कुंडली मान लेना। तो अगर फॉर लूप यानी कि लूप की बात करें तो N का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक उसमें 1 रखते ही M बराबर क्या जाएगा, IA। M बराबर क्या जाएगा, IA। ठीक है, तो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना है, M बराबर NIA। उसमें चेक कर लेना, अगर लूप है तो N को हटा देना, N का मान 1 हो जाएगा तो IA बच जाएगा। यहाँ पे N का मान 1 होते ही क्या हो जाएगा, IA बच जाएगा। अगर एरिया का मान इसमें और इसमें एरिया का मान रखना है तो एरिया की जगह क्या रख सकते हैं हमें, πr²। क्या रखा जा सकता है, πr², यानी कि त्रिज्या के पदों में रखें तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, πr²। इसको यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें। तो ये हो गया धारावाही वर्ताकार कुंडली या लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, M बराबर NIA। अब बात करें, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे इसकी दिशा की भी बात कर लेते हैं। देखो इसको तो साफ कर रहा हूँ। इस स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे ज्ञात करनी है, आपको कैसे निकालनी है।
जैसे ये लूप यहाँ रखा हुआ है, अगर आपको इसमें जो आई है एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एक तो आई एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है और एक आई क्या हो सकती है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगर आई एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें आपको एन पोल मानना है, क्या मानना है, एन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होने पर एन पोल का निर्माण होता है और क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित होने पर एस पोल का निर्माण होता है, एस पोल। ये वाली चीज़ तो याद रखनी है आपको। अगर धारा एंटी क्लॉकवाइज है मतलब कौन सा पोल बन रहा है, एन पोल बन रहा है। अगर धारा क्लॉकवाइज है मतलब कौन सा पोल बन रहा है, एस पोल बन रहा है। कौन सा पोल बन रहा है, एस पोल बन रहा है। अब जैसे ये वाला लूप है, इस वाले लूप में मैं यहाँ हूँ तो इसमें धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो रही है। तो इस वाले को यहाँ ऊपर देखो, इसका एक पार्ट पीछे रहेगा, ऊपर यहाँ सामने रहेगा और एक पार्ट पीछे रहेगा। हम यहाँ सामने से देख रहे हैं, सामने से देखने से हमें लग रहा है कि इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, क्लॉकवाइज। क्या हो रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो रही है। तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन सा मानेंगे, एस पोल मानेंगे। क्या मानेंगे, एस पोल मानेंगे। और आप पहले आपको ये भी कहा गया था कि चुंबक के दोनों ध्रुव हमेशा साथ रहते हैं, यानी कि अकेले चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व संभव नहीं है, चुंबकीय दोनों ध्रुव सदैव साथ रहते हैं। तो क्लॉकवाइज धारा होगी तो यहाँ से हमने मान लिया कि ऊपर क्या है, एस पोल है। अब ऊपर एस पोल है तो पीछे की तरफ कौन सा पोल हो गया, एन पोल हो गया। पीछे की तरफ कौन सा हो गया, एन पोल हो गया, यानी कि सामने एस पोल है, पीछे की तरफ एन पोल हो गया। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की बात करें तो दिशा कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि इसकी दिशा होती है एस पोल से एन पोल की ओर, एस पोल से एन पोल की, एस पोल से एन पोल की ओर, यानी कि जो एम की डायरेक्शन होती है, एम की दिशा पहले भी पढ़ा गया था ये, एस टू एन, एस पोल से एन पोल की ओर। अब ऊपर बन गया एस पोल, पीछे बन गया एन पोल, तो एस से एन की ओर बोले तो यूं एम की डायरेक्शन हो गई, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई ये लो यूं, तल के लंबवत अंदर की ओर हो गई एम की डायरेक्शन। ठीक है, अगर इसमें ऐसा आ जाए कि मान लो आपको यूं दिया गया, ये लो ये कुंडली दी गई है, बोर्ड पे ये कुंडली बना दी कि बोर्ड के तल में ये लूप है। अब इसमें धारा यूं प्रवाहित हो रही है, धारा यूं प्रवाहित हो रही है, मतलब अब यूं धारा प्रवाहित तो क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए कौन सा पोल बनता है, एन पोल बनता है, यानी कि सामने यहाँ पे ऊपर तो कौन सा पोल बन जाएगा, एन, और पीछे कौन सा बन जाएगा, एस बन जाएगा। तो एम की डायरेक्शन होती है एस से एन की ओर, तो एस पीछे बना है, एन यहाँ सामने, तो ये हो गई एम की डायरेक्शन। ठीक है, बात वही आएगी पहले कि एम की दिशा पहले एस से एन की ओर थी तो एस से एन की ओर ही रहेगी। अब इस आपको चेक करना है कि अगर क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के कारण एन पोल बनता है, यहाँ पे एन पोल बन जाएगा तो पीछे एस पोल बन जाएगा, तो एस से एन की ओर ही हो जाएगी। और इस वाली कंडीशन में क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एस पोल, पीछे क्या बन जाएगा, एन पोल, तो एस से एन की ओर एम की डायरेक्शन यूँ हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद।